एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे एनसीईआरटी सीरीज में। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी जियोग्राफी। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो चैप्टर 6 में हम पढ़ने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 की चाहे चैप्टर 6 है वह भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में है, जिसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसको देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। एंड आज है पार्ट 2 की बारी। तो समझते हैं पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 में हमने जो चीज़ों के बारे में समझा था उसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगे आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को समय को बर्बाद किए हुए। चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं पार्ट 2 एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 स्टार्ट करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में एक ज़बरदस्त तरीके से, एक नए अंदाज में। तो आपको अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और बात करते हैं अब अपक्षय की। अपक्षय क्या होता है, यानी वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल पर के पदार्थों पर की गई प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय यानी क्या होता है, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। सीधी सी बात है, यानी वायुमंडलीय पर जो तत्व उपस्थित होते हैं वह धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया के साथ सम्मिलित होते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह अपक्षय कहलाती है। अपक्षय के अंतर्गत ही अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। अपक्षय के अंतर्गत अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथक या प्रायः सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। यानी अपक्षय के अंदर क्या होता है, जो इन अनेक क्रियाएं होती हैं वह पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल समझ में आया आपको। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अब अगर मैं अपक्षय की बात करूं, अगर अपक्षय की मैं आपको परिभाषा लिखने को बोलूं तो आप लिखेंगे अपक्षय को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यमों से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको कि अपक्षय में क्या होता है। अपक्षय में मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा और नगण्य संचलन होता है। क्या होता है अपक्षय में, अपक्षय में जो पदार्थों का संचलन होता है वह थोड़ा अथवा नगण्य के रूप में संचलन होता है। वह एक स्वस्थानीय या तदस्थानीय प्रक्रिया होती है। यानी अपक्षय की बात करें तो जो अपक्षय क्रिया है वह स्वस्थानीय या तदस्थानीय की प्रक्रिया के द्वारा कंप्लीट होता है, यानी उसके द्वारा क्या पूरा होता है। अपक्षय को मैं शॉर्ट अगर आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बात बताऊं तो अपक्षय मतलब होता है किसी स्थान से किसी का क्षरण, किसी भी वस्तु का क्षरण होते रहना। जैसा कि आप मिट्टी का देख सकते हैं कि मिट्टी का जो अपक्षय होता है वह किस प्रकार से होता है, उसमें वायु और वर्षा का विशेष महत्व होता है। यानी वायु अपने द्वारा कुछ मिट्टी को उस स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान ले जाती है, तो उस स्थान पर मिट्टी का अपक्षय हो रहा है। इसी प्रकार जो वर्षा है, वर्षा का जल जिस स्थान पर गिरा वहां का कुछ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर आगे बढ़ा, तो यह क्या कहलाएगा, यह भी अपक्षय कहलाएगा। क्या अपक्षय के कारण कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? अब एक क्वेश्चन है कि क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाले या धीमी गति में परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है, समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। वेदरिंग यानी अपक्षय वो के साथ पानी का किस प्रकार से अपक्षय होता है। ठीक है, यह नदियों के किनारे का भी हो सकता है, यह धरातल पर मिट्टी का हो सकता है, धरातल पर चट्टानों का हो सकता है, कई प्रकार से अपक्षय होता है। अब बात करते हैं पौधों के साथ। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायवीय, स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। अपक्षय क्रिया कैसी होती है, जटिल होती है, भौमिकी होती है, जलवायवी होती है, स्थलाकृति होती है एवं वनस्पति कारकों द्वारा भी यह प्रानुकूलित होती है। ठीक है, इन सब में जलवायु का विशेष महत्व होता है। इन सब में क्या होता है, जो जलवायु होती है उनका बहुत ही विशेष महत्व होता है।
न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेटल भी गहराई भी एक जलवायु दूसरे जलवायु से भिन्न होती है। क्या मैंने बोला? न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेटल भी गहराई में एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अब जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो जलवायु पे बहुत निर्भर करती है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, अगर आप उसमें देख रहे हो तो किस प्रकार से जो एक पौधा है, देखिए उसके ऊपर से एक हवा का तेज झोंका रहता है, वह कुछ मिट्टी को अपने साथ लेके जा रहा है। तो क्या होता है, इन सब में जलवायु का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अपक्षय की क्रिया में सबसे विशेष महत्व अगर हम किसी बात का कहें तो वह जलवायु का होगा। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेटल भी की गहराई भी जलवायु से एक दूसरे से जलवायु भिन्न होती है। ठीक है, विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अक्षांश को अंकित करना है। अब आपको आपके जो एनसीईआरटी बुक है जियोग्राफी की, चैप्टर 6 है, उसको ओपन करिए और चित्र क्रमांक 6.2 को देखिए। सभी लोग चित्र क्रमांक 6.2 को देखें। अब उसमें देखें कि जो जलवायु प्रदेशों के अक्षांश को अंकित किए गए हैं उनमें प्राप्त विवरण की तुलना करना है। ठीक है, अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। कैसे? रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय नहीं ही अकेले काम करती है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो अपक्षय के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं उसमें रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक और जैविक आता है। लेकिन ये सभी चीजें ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये जो प्रकार हैं ये अकेले ही काम करते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल प्रूफ नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया यानी यांत्रिक क्रिया, जैविक क्रिया, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर ही किसी चीज का अपक्षय करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जल्दी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है, कितने लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठे होंगे तो मुझे ये भी बताइए, एक क्वेश्चन सभी के लिए, कि अपक्षय की प्रक्रियाओं का अपक्षय के जो प्रकार है उनका वर्णन करिए। प्रत्येक का विस्तृत वर्णन करना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप इसको अच्छे से लिखिएगा, एटलीस्ट 150 वर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान नहीं देखा जा सकता। ठीक है, योगदान देखा जा सकता है। एक किसी प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान कैसे देखा जाएंगे? अगर रासायनिक क्रिया हो रही है तो वह रासायनिक क्रिया काफी ज्यादा मात्रा में रासायनिक क्रिया हो रही है और उसके साथ साथ ही भौतिक क्रिया या यांत्रिक क्रिया या जैविक क्रिया भी हो रही होगी। तो ये होती है किसी भी पदार्थ के, किसी भी चीज के अपक्षय की प्रक्रिया और उसके प्रकार। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। शैलों के अपघटन विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। शैलों के अपघटन विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जो क्या होती है? रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों, ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विघनता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं के बारे में, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के बारे में। अपक्षय प्रक्रियाओं का वह समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। ठीक है, ये 3 आपको समझ में आया। शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है? जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इनमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु तथा जल एवं वायु में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऊष्मा के साथ साथ जल और वायु में रहेगा आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता के सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है।
वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, वायु में जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तो होती ही है, ठीक है, सभी को पता है वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है, लेकिन हमारे जो पशुओं पौधे होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। क्या होता है, जब पौधे और पशुओं का अपघटन होता है तो जो भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुशाला में प्रतिक्रियाओं को समान ही होती हैं। यानी अगर हम खनिजों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अगर हम इसको लेबोरेटरी में करते हैं तो ये लगभग समान होंगी। ठीक है, ये थी हमारी बात रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं, भौतिक अपक्षय के बारे में समझते हैं, यानी फिजिकल वेदरिंग के बारे में समझते हैं। ये क्या है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। कहाँ, जब अगर हम बात करते हैं केमिकल यानी रासायनिक अपक्षय के बारे में, तो उसमें कौन कौन से समूह में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, विलयन आता है, कार्बोनेटनीकरण आता है, जलयोजन आता है, ऑक्सीकरण आता है और न्यूनीकरण आता है। सेलों के अपघटन विलयन अथवा न्यूनीकरण के कार्य करते हैं। ठीक है, ये होती है बात रासायनिक अपक्षय की। लेकिन अगर हम फिजिकल अपक्षय यानी भौतिक अपक्षय की बात करें तो भौतिक अपक्षय की अगर हम बात करते हैं तो यह अपक्षय भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं, अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित होते हैं। कौन से होते हैं, ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो सभी लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। आप सब लोग नोटबुक लेकर बैठे होंगे मेरे ख्याल से, तो जल्दी से एक क्वेश्चन नोट करिए। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया और भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में मुझे 5 पॉइंट्स पे आप अंतर लिखकर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय क्रियाएं, ठीक है, इसके बारे में अगर हम इनके प्रकारों की बात करते हैं, वही रासायनिक प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो वह कौन कौन से थे। ठीक है, उनके बारे में आपको देखिए जल्दी से, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं के बारे में। और भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में अगर बात करते हैं तो वह था, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनमें बल कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अंतरूपर प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि और पशुओं के क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों में अंतर अनुप्रयुक्त होती है। इनमें से क्या होता है, इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम शैलों का विभंग होना होता है। जिसका परिणाम क्या होता है, शैलों का विभिन्न होना होता है, यानी फ्रैक्चर। जिस प्रकार से आप कहीं पे से गिर जाते हैं तो आपके क्या होता है, जो हड्डियों में होता है वो क्रैक्स आ जाते हैं, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। उसी प्रकार चट्टानों में होता है। चट्टानों में क्या होता है, उसमें भी फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, जानते हैं क्यों आ जाते हैं, कि जो दबाव मैंने बताया आपको, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्कन, ये सारे जो बल होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, इनसे क्या होता है कि इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि उसके अंदर फ्रैक्चर्स यानी जो विभंग होता है, फ्रैक्चर्स हो जाता है, यानी विभंग होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर जो इमेज है देखिए, वो चट्टानों में किस प्रकार से विभंग हो गई है, किस प्रकार से उसमें फ्रैक्चर हो गया है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दाब में निर्मुक्त होने के कारण होता है। तो भौतिक अपक्षय की बहुत मेन पॉइंट है, आप सभी लोग नोट करिए जल्दी से, कि भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दाब के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। ये प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंच सकती है। क्या होता है, कई बार संकुचन एवं विस्तरण के कारण शैलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये थी भौतिक अपक्षय के बारे में। भौतिक अपक्षय के बारे में एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में क्या क्या, सबसे पहली बात तो भौतिक यानी यांत्रिक अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी बल पर निर्भर करती हैं। बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन और शुष्कन एवं आर्द्रन, ये सारी चीजें भौतिक अपक्षय में
भौतिक अपक्षय को होने के लिए सहयोग करती हैं। ये सारी चीजें होने के साथ दाब, ताप और दाब होने के अत्यधिक होने के कारण किसी भी बड़ी चट्टान या किसी भी चीज में अपक्षय यानी विभंग यानी फ्रैक्चर होने लगता है। ठीक है, ये फ्रैक्चर होने के साथ साथ ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और निरंतर चलते रहने के साथ क्या होता है, ये प्रतिक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, मतलब धीरे धीरे चलती हैं और कम भी होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया है जो धीरे गति से चलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई बार संकुचन और विस्तारण के कारण शैलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये शैलें बड़ी हानि पहुंचाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एवं वेदरिंग। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, बात समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, तो उस वीडियो को जल्दी से ध्यान से देखिए और आधी चीजें आपको उस वीडियो से ही क्लियर होने वाली हैं। तो बात करते हैं जैविक अपक्षय के बारे में। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिज एवं आयन का स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। ठीक है, कैसे फिर से समझते हैं। आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन में उत्पन्न अपक्षय वातावरण में एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान होता है। केचुआ, दीमक, चूहा, क्रंदक इत्यादि जैसे जो जीव होते हैं बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण करते हैं। तो आप सभी लोग ये सारे जीव जरूर देखे होंगे। केचुआ सभी ने देखा है, दीमक सभी ने देखा है, कि चूहों को तो देखा ही है, और क्रंदक, ये सभी क्या करते हैं, जमीन के अंदर बिल खोद के एक नई लेयर बना देते हैं। ठीक है, नई लेयर बनाए, अब क्या होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। अब क्या होता है, इनके द्वारा बनाया गया जो बिल होता है, जो होल हो जाता है, इसमें क्या होता है, इन बिलों में क्या होता है कि रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के शोधन में वेधन में सहायता मिल जाती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर, मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उसमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। अब मानव भी क्या करता है, इन जानवरों की तरह कि मानो भी अपने खेतों में, आपने अगर किसी को खेत में काम करते देखा है तो आप ध्यान दिए होंगे कि हम वहाँ पे बहुत प्रकार की वनस्पतियों का रोपण करते हैं, खेत जोतते हैं, मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उसमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सड़ने वाले पौधे और पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों का उत्पादन में योगदान करते हैं। अब जो सड़ने वाले पौधे होते हैं, सड़ने वाले पशु जो होते हैं, पशु होते हैं वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जमीन पर गाड़ दिया जाता है या फिर उनको कहीं भी रख दिया, जिस स्थान पर गाड़ा जाता है तो उनका क्या होता है, जमीन के अंदर ही अपघटन हो जाता है, यानी अपक्षय, यानी वहाँ पे उनका जो जटिल पदार्थ में सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उनके विभक्त होने के बाद ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है, अब उनका अपघटन हुआ तो उनके अपघटन के बाद हमें ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्व मिलते हैं। ठीक है, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण या घुलन बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ जो तत्व होते हैं उनका सड़ना, क्षरण होना यानी उसके अपक्षय होना और घुलना बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, उनकी जड़ें भी काफी विस्तृत होती हैं। तो वो जड़ें क्या करती हैं कि वह धरातल पर बहुत जबरदस्त दबाव डालती हैं या उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग करती हैं। यानी जब हमारे, देखिए आपकी जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, देखिए वो बड़ा पौधा जब बड़ा हो रहा है तो उसकी जड़ें चारों साइड फैल रही हैं, और जब चारों साइड फैल रही हैं तो उस चट्टान पे, उस जगह पर दबाव उत्पन्न होने के कारण वह छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो गया, यानी टूट गया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब बड़े पौधों की जड़ें धरातल पर दबाव डालती हैं तो उन्हें यांत्रिक ढंग से यानी मैकेनिकल ढंग से दबाव डालकर उसे तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। ठीक है, अब अपक्षय के विशेष प्रभाव के बारे में जानेंगे, विशेष स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग।
अब विशेष प्रभाव में क्या क्या आता है, अपशक्लन आता है। पहला आता है अपशक्लन। इसकी व्याख्या के पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। यानी अपशक्लन की अगर बात करें तो इसकी कुछ व्याख्या हम भौतिक अपक्षय में कर चुके हैं। अपशक्लन एक परिणाम है, यानी अपशक्लन क्या है, एक परिणाम है, किसी का रिजल्ट है। मतलब कुछ चीजें होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, अपक्षय भी उसी अपक्षय के जो परिणाम होते हैं वह भी वह क्या कहलाएगा, अपशक्लन कहलाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया नहीं, यह रिजल्ट होता है। यानी आपको अगर समझ में आ रहा हो कि अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, यानी जो प्रक्रिया थी रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और भौतिक अपक्षय, तो इन सारे का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो पहला परिणाम आ गया अपशक्लन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपशक्लन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं, यानी यह प्रोसेस नहीं है। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का क्या होता है, निर्माण होता है। अपशक्लन अभातीकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपशक्लन जो होता है वह आभातीकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव और संकुचन, यानी जब चट्टानों में फैलाव होगा और संकुचन होगा उसके कारण अपशक्लन होगा। अपशक्लित गुंबद एवं टॉन्स क्रमशः आभातीकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अब अपशक्लित गुंबद जो होता है, जो टॉर्स होते हैं, वह क्रमशः कैसे बनते हैं, अब आभातीकरण एवं तापीय संकुचन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इतनी भी बातें आपको समझ में आई। अब अपक्षय का महत्व समझते हैं। क्या है अपक्षय का महत्व? अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अब अपक्षय की अगर महत्व की बात करते हैं तो अपक्षय में क्या होता है, अभी तक हमने जाना कि रासायनिक, भौतिक और जैविक अपक्षय द्वारा कोई भी बड़ी बड़ी चीजों को वह अपक्षय के द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो अब इसका महत्व क्या है? यह महत्व ये है कि अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दी। यह केवल आवरण प्रस्तर मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि यह अपर्दन एवं वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। जैव मात्रा में जैव विविधता प्रमुखता वनों की देन होती है। जैव मात्रा में जैव विविधता प्रमुखता वनों की देन है तथा वन अपक्षयी प्रवार की गहराई पर निर्भर करते हैं। वन कैसे कहाँ निर्भर करते हैं? वन अपक्षयी प्रवार पर निर्भर करते हैं। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई भी महत्व नहीं होता है। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृहद क्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय वृहद क्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम होती हैं। एवं क्या स्थलाकृतियां क्या होती हैं? अपर्दन का ही परिणाम होती हैं। ठीक है, परिणाम आपको रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। तो जो अपर्दन होता है वह इस जो स्थलाकृतियां होती हैं वह अपर्दन का परिणाम होती हैं। ठीक है, शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं शैलों के अपक्षय और जो निक्षेपण होता है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है। कैसे? क्योंकि कोई मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। कैसे? जो मूल्यवान खनिज होते हैं जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, अयस्क हो गए, है तांबे के अयस्क हो गए, इसके समृद्धिकरण और संकेंद्रण में यह जो अपक्षय होता है वो बहुत सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो मृदा निर्माण के लिए अपक्षय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से सभी लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए कि अपक्षय के महत्व को
विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो अपच्छय के महत्व को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास का ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा कुछ भौतिक निलछालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा शेष बहुमूल पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार अपक्षय के हुए बिना बहुमूल पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा, तथा आर्थिक दृष्टि से उसका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा। इसको समृद्धिकरण कहते हैं। तो समृद्धिकरण क्या है? अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समृद्धिकरण को समझाइए, तो आप समृद्धिकरण को बिल्कुल आप समझा लेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन सभी लोग कि समृद्धिकरण को विस्तार पूर्वक या समृद्धिकरण को संक्षेप में समझाइए। तो जल्दी से इसका आंसर सभी लोग लिख लें। अब बात करते हैं वृहद संचलन की। मास मूवमेंट क्या होता है? वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का वृहद मालवा गुरुत्वाकर्षण से सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो देखिए ध्यान से कि किस प्रकार से जो मृदा है वह ढलान के अनुरूप धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रही है। ठीक है, तो वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का वृहद मालवा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। वृहद संचलन को जल्दी से मुझे वृहद संचलन की परिभाषा को समझाइए। जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल, हिम ले जाते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो जल, वायु, हिम होते हैं वह ही सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान मलबा ले जाते हैं, बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु, जल, हिम अपने साथ ले आता है। वृहद मलबे के संचलन की गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव और स्खलन और पतन सम्मिलित होते हैं। तो वृहद संचलन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? फलस्वरूप कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? जल्दी से मुझे बताइए। विसर्पण, बहाव, संकलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, साइंस अभी आप लोग सभी ने 7th 8th क्लास में साइंस चैप्टर में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो आपको सारी चीजें पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं लग रही है, तो मैं आगे का बताती हूँ आपको। गुरुत्वाकर्षण बल आधारों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं, परंतु यह इससे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपक्षयित ढालों को अनक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय करता है। ठीक है, वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। वृहद संचलन में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वह सहायक होती है, तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रभावित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं वृहद संचलन की तीव्रता से सीधे रूप में सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है वृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता। यह पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान का होता रहता है। ढाल पर पतन बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, तभी असफल हो जाते हैं। जब बल पदार्थों के अनुरूप प्रतिरोध से महांतर होते हैं, असंबद्ध कमजोर पदार्थों को छिछले स्तर वाले शैलें भ्रंश तीव्रता से झुके संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होता है। ठीक है, वृहद संचलन की प्रक्रिया के कई कारक होते हैं। वृहद संचलन की प्रक्रिया के क्या क्या कारक होंगे जानते हैं। पहला कारक नंबर फर्स्ट में आता है प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा उन ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार को हटना। ठीक है, दूसरा आता है ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि।
तीसरा आता है पदार्थों की प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथा अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों में स्नेह, ठीक है, द्वारा उत्पन्न अतिभार। और पांचवा आता है मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ का भार हटना। सिक्स्थ आता है भूकंप आना। सेवंथ विस्फोट या मशीनों का कंपन। एट्थ अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव। 10वां झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी के तट के नीचे जल का मंद गति से बहना। 10वां प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचालन के निम्न 3 रूप होते हैं, ठीक है। अब ये संचलन की बात हो गई। तो ये थी बात बृहद संचलन की प्रक्रिया। जो बृहद संचलन की प्रक्रिया होती है उसके जो कारक थे, कौन कौन से कारक होते हैं, मैंने सारे को विस्तार से बता दिया। टोटल आपके 10 कारक हैं। इन 10 कारक को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन फटाफट एक क्वेश्चन बन रहा है और जल्दी से आप लोग लिख लीजिए कि बृहद संचलन के जो प्रमुख कारक हैं उनको आप समझाइए विस्तार, या फिर आप उनको 10 पॉइंट्स में आप समझाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इनके 3 रूपों की। संचलन के जो 3 रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अनुप्रस्थ विस्थापन, ठीक है, दूसरा प्रवाह और तीसरा स्खलन, ठीक है। अब बात करते हैं भूस्खलन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड स्लाइड क्या होता है, इससे बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। तो जानते हैं लैंडस्लाइड। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य संचलन है। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उससे आप बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं कि भूस्खलन किन जगहों पे और किन कारकों द्वारा किस प्रकार से होता है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य संचलन है। इनमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। इसमें स्खलित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं। अस्खलन वृहद का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश, ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पार्श्व आवर्तन साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों में फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। तो मलबा स्खलन क्या कहलाता है कि पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन, या इसको लोटन को रोलिंग कहते हैं, या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है, ठीक है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। संस्रस जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के भूस्खलन को शैल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है, आपके सामने जो वीडियो चल रहा है। भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र जो ढाल होता है वो भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र गति स्खलन तल जैसे अनिरंतराओं के सहारे स्खलन एक समतली पात के रूप में घटित होती है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन क्या कहलाता है, शैल पतन तीव्र नति संचरण तल जैसे निरंतराओं के सहारे स्खलन एक समतली पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर में होता है जो इसे शैल स्खलन से अलग करता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार तरीके से, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन जरूर करिए।